नमस्कार। प्रतिज्ञा भाग 3 में आपका स्वागत है। भाग 1 और 2 में हमने रामचरित और उसके परिवार के बारे में जाना था। जिन लोगों ने अभी तक के भाग नहीं देखे हैं, वे कृपया उस वीडियो को देखकर पात्रों के बारे में समझ लें। आगे हमने यह भी जाना कि रामचरित ने सूबेदार के पास जाने का निर्णय लिया, ताकि वह अपने ऊपर लगान माफ करवाने और अपने छोटे बेटे भीम पर लगाए जाने वाले जजिया को हटवाने की विनती कर सके। इस भाग में हम देखेंगे कि रामचरित के साथ सूबेदार के दरबार में क्या होता है, उसके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, क्या रामचरित को कोई राहत मिलती है। अगले दिन रामचरित जल्दी उठ गया। सोमनाथ द्वारा भेजा गया भोजन ग्रहण करने के बाद तैयार होने लगा। सोमनाथ उसके कमरे में आया। पीछे उसका नौकर भी था, जिसके हाथ में खीर की 2 कटोरियां थीं। सोमनाथ ने रामचरित को खीर खाने को कहा। रामचरित थोड़ा झिझका। फिक्र न कर भाई, इसका मूल्य नहीं लूंगा मैं तुमसे, सोमनाथ ने हंसते हुए कहा। रामचरित भी मुस्कुराया। दोनों चलने के लिए तैयार थे। चलने से पहले सोमनाथ ने रामचरित को बताया कि चाहे उसे दरबार में कुछ लोग जानते हैं तथा वह रामचरित को सूबेदार से मिला भी देगा, पर ऊपर का खर्च उसे खुद करना पड़ेगा। ऊपर का खर्च? रामचरित ने हैरानी से पूछा। कितना होगा यह ऊपर का खर्च? किसे देना होगा यह? हे, सोमनाथ हंसा। हर कोई हिस्सा चाहता है, मंत्री हो या संतरी। रामचरित सारा रास्ता इन खर्चों के बारे में सोचता रहा। कुछ देर चलने के बाद वे दरबार के फाटक के आगे पहुंच गए। सोमनाथ ठीक ही कह रहा था जब उसने खर्चों का जिक्र किया था। भाले पकड़े 2 पहरेदारों ने उन्हें रोका। सोमनाथ थोड़ा मुस्कुराया और दोनों में से उम्र में बड़े के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। हाथ मिलाने के बहाने उसने एक सिक्का उसे सरका दिया। दरबान की आंखों में चमक आ गई। उसने थोड़ा घूमकर सिक्के की कीमत को जांचा, मुस्कुराया तथा उन दोनों को आगे जाने दिया। अंदर प्रवेश करते ही सोमनाथ रामचरित को दाईं ओर बने प्रशासनिक विभाग की ओर ले गया। यहाँ रोकने वाला कोई न था। रामचरित सोमनाथ के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हो गया। सामने एक मुनीम बैठा था। उसके आगे बही खाता रखा था और वह काम में मग्न था। दोनों के अंदर आते ही उसने सिर उठाया और उनकी ओर देखा। कैसे हो सोमनाथ जी? उसने पूछा। कब आए दिल्ली से वापस? क्या कुछ लाए? मेरे लिए क्या लाए? कुछ खास नहीं मुनीम जी। वहां माहौल कुछ ठीक नहीं था। व्यापार भी बढ़िया नहीं चल रहा था। पूर्व की ओर से बहुत कम व्यापारी आए थे, पर मैं आपको भूला नहीं। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपके लिए ये लाया हूँ, कहकर उसने अपने थैले से एक सोने का कड़ा निकाला और मुनीम को दे दिया। बहुत महंगा होगा, रामचरित ने सोमनाथ के कान में कहा। हे, चिंता न कर भाई, तुम्हें इसका मूल्य नहीं देना होगा, सोमनाथ ने कहा। रामचरित मुस्कुराया। वह समझ गया था कि ऐसे उपहार वह इन सब को पहले भी देता होगा, ताकि उसका कामकाज शांति से चलता रहे। मुनीम अभी भी कड़े को निहार रहा था। उसके सहयोगी भी ललचाई नजरों से देख रहे थे। मुनीम ने उनकी ओर देखा और सोमनाथ से कहा, और इनके लिए क्या लाए हो? भूल तो नहीं गए इनको? हे, यह कैसे हो सकता है हुजूर, कहकर सोमनाथ ने अपने थैले से 2 चांदी के सिक्के निकालकर उन्हें दे दिए। उनके चेहरे पर खुशी झलकी। मुनीम को भी कुछ तसल्ली हुई। हुक्म करो सोमनाथ जी, क्या सेवा करें आपकी? मंजूरी लेने आए हो? मुनीम ने पूछा। नहीं हुजूर, अगला चक्कर 2 महीने बाद ही लगेगा, मंजूरी तब ही चाहिए होगी। अभी तो मैं सूबेदार साहब के दर्शन को आया हूँ, सोमनाथ ने उत्तर दिया। मिलवा दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। दर्शनों की क्या जरूरत पड़ गई? मुनीम ने सवाल किया। लगता है कोई और बात है। कोई और बात नहीं हुजूर, असल में मेरा मित्र बड़ी दूर से उनके दर्शन को आया है। एक नजराना भी भेंट करना है, सोमनाथ ने उत्तर दिया। भेंट? मुनीम के कान खड़े हो गए। आप क्यों तकलीफ करते हैं? ऐसा करो, भेंट मुझे दे दो, मैं सुरक्षित उन तक पहुंचा दूंगा। तकलीफ कैसी मुनीम जी? भेंट तो सिर्फ एक बहाना है, असल में तो मेरा मित्र उनके दर्शन को आया है, सोमनाथ ने स्पष्ट किया। जरूर कोई और बात है, मुनीम ने कहा। यह बाल मैंने धूप में सफेद नहीं किए, उसने अपने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। उसकी आवाज में तल्खी थी। दोनों मित्रों ने एक दूसरे की ओर देखा। सोमनाथ ने सोचा कि अब असली कारण बताना ही पड़ेगा। हुजूर, सोमनाथ ने कहना शुरू किया, मेरा मित्र रामचरित सूबेदार जी के पास रियायत की विनती लेकर आया है, और उसने सारी बात बता दी। मुझे तो पहले से ही लग रहा था, मुनीम हंसा। आप लोग मिल सकते हैं, पर एक शर्त पर। शर्त? दोनों एक साथ बोले। क्या शर्त है?
यही कि फैसला कुछ भी हो, पहले आपको मुलाकात का मूल्य चुकाना होगा। मुलाकात का मूल्य? सोमनाथ हैरान हुआ। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। मुनीम की मांग बहुत अधिक थी। रामचरित ने सोमनाथ के कान में फुसफुसाया तथा मूल्य के बारे में पूछा। सोमनाथ के उत्तर से वह हक्का बक्का रह गया। यह कीमत तो उस रियायत से भी अधिक थी जिसकी आशा में वह आया था। उसने सोमनाथ से वापस चलने की बात की। अब तुम इतनी दूर तक आए हो तो सूबेदार से मिल क्यों नहीं लेते? हो सकता है कि वह मूल्य से अधिक रियायत दे दें। पर रामचरित ने वापस जाने की बात दोहराई। मुनीम, जिसके कान उन दोनों की बातचीत की ओर ही थे, ऊंची आवाज में बोला, मुझे यकीन है कि आप लोग नजराना भेंट किए बिना वापस जाने की बात नहीं सोचेंगे। इसे देशद्रोह माना जाएगा। देशद्रोह? दोनों फिर एक साथ बोले। हाँ, मुनीम ने कहा। सोमनाथ ने एकदम ही कहा, क्या कहते हो हुजूर? इस बारे में तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कृपया हमारी दरबार में उपस्थिति का प्रबंध कीजिए। उसने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकालकर मुनीम की ओर बढ़ाए। यह रही कीमत। चाहे मुनीम ने कहा था कि कीमत को शाही खजाने में जमा करना है, परंतु दोनों जानते थे कि अंततः यह मूल्य मुनीम की जेब में ही जाने वाला है। मुनीम धर्मानंद ने मूल्य मिलते ही अपने सहायक को हिदायत दी कि वह जाकर पता लगाए कि सूबेदार जी कब दरबार में पधारेंगे तथा साथ ही दोनों की उनसे मिलने की इच्छा बताकर आए। रामचरित और सोमनाथ को कहा गया कि वे एक और बिछी दरी पर बैठकर इंतजार करें। दोनों अपने जूते उतार कर बैठ गए। क्या हम वापस नहीं जा सकते थे? रामचरित ने सोमनाथ से पूछा। तुमने सुना नहीं मुनीम ने क्या कहा था? देशद्रोह के इल्जाम का मतलब है कि हमें कारागार में डाल दिया जाता, हमारी भूमि और जो कुछ संपत्ति हमारे पास है उसे जब्त कर लिया जाएगा और हमारे परिवार को तौबा तौबा, उसने डरते हुए कहा। कुछ देर बाद मुनीम का सहायक खबर लेकर वापस आ गया कि सूबेदार जी थोड़ी देर में दरबार पधारेंगे और दर्शन हो जाएंगे। लो बन गई बात, मुनीम ने कहा, बस थोड़ा इंतजार करना होगा। समय व्यतीत करने के लिए सोमनाथ ने रामचरित के परिवार के बारे में पूछना शुरू कर दिया। तुम्हारी बेटी तो विवाह योग्य हो गई होगी? उसने पूछा। हाँ, रामचरित ने उत्तर दिया। शुरू किया वर ढूंढना? हाँ, पर विवाह के लिए मुझे पैसे चाहिए। अगर सूबेदार साहिब कुछ सहायता कर दें, मैं तो यह सोचकर कांप रहा हूं कि अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो। चिंता न करो, कुछ न कुछ हल जरूर निकल आएगा, सोमनाथ ने तसल्ली देते हुए कहा। तुम्हारी बेटी का विवाह अच्छा ही होगा। कोई अच्छा लड़का है आपकी नजर में? रामचरित ने पूछा। अभी तो नहीं, पर मैं ख्याल रखूंगा, सोमनाथ ने उत्तर दिया। बातों ही बातों में सोमनाथ ने उसके आर्थिक हालात जानने की कोशिश की। फिर उसने रामचरित से उसके बड़े बेटे अर्जुन के बारे में पूछा। रामचरित ने अर्जुन की तारीफ की तथा उसके द्वारा शुरू की गई खेती के बारे में भी बताया। वह बड़ा अक्लमंद और मेहनती है, सोमनाथ ने सराहना की। अगर उसके विवाह के बारे में सोचा है तो मैं अपनी रिश्तेदारी में से कुछ सुझा सकता हूँ। कुछ देर बाद मुनीम ने फिर अपने सहायक को सूबेदार के बारे में पता करके आने को कहा। वह खबर लेकर आया कि सूबेदार जी आ गए हैं। मुनीम ने दोनों को सहायक के पीछे जाने को कहा। दोनों उठ गए और सहायक के पीछे हो लिए। जैसा कि रामचरित ने सुन रखा था, दरबार का मुख्य द्वार बंद था। उसमें बना एक छोटा सा दरवाजा खुला था। दरवाजा इतना छोटा था कि पार करने के लिए झुककर जाना पड़ता था। यहाँ भी दो हथियारबंद पहरेदार खड़े थे। सहायक ने सोमनाथ के कान में कहा कि इन दोनों को भी एक एक सिक्का देना होगा। कीमत मुनीम के जरिए देनी होगी। सोमनाथ ने सहमति जताई। एक दरबान ने उन्हें अपनी अपनी पगड़ी उतारने को कहा। यह दरबार की रीति है, सोमनाथ ने समझाया। रामचरित ने इसके बारे में सुन रखा था। सोमनाथ ने अपनी पगड़ी उतारकर अपने थैले में रख ली, जिसे उसने पास बने चबूतरे पर रख दिया। पर रामचरित के पास न तो कोई थैला था और न ही चबूतरे पर और कोई जगह थी। रामचरित ने इधर उधर देखा पर उसे कोई स्थान न मिला। सोमनाथ जानता था कि रामचरित अपनी पगड़ी को अपनी इज्जत समझता है। उसने अपने थैले में कुछ और जगह बनाई तथा रामचरित की पगड़ी को सम्मान के साथ उसमें रख दिया। रामचरित मुस्कुराया। फिर उन्होंने अपने जूते उतारे तथा छोटे से दरवाजे से अंदर दाखिल हो गए। दरबार के अंदर के माहौल को देखकर रामचरित अवाक रह गया। यह सूबेदार की शानो शौकत का बखान कर रहा था। सूबेदार एक ऊंचे सिंहासन पर बैठा था। उसने हरे रंग के सुंदर व महंगे वस्त्र पहने थे। उसकी बाईं गाल पर मस्सा, बिना मूंछों की दाढ़ी एवं लाल डरावनी आंखें थीं। रामचरित ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई।
सब कुछ कितना मूल्यवान है, उसने सोचा। सूबेदार की धनाढ्यता के बारे में सुन रखा था तथा साथ ही यह भी सुना था कि वह दिल से कितना कंगाल है। सोमनाथ ने झुककर उसे सलाम किया, जिसे रामचरित ने दोहराया। आ गए हो सोमनाथ? दिल्ली के बाजारों की सैर करके सूबेदार ने कहा। कब आए? 2 दिन पहले ही जनाब, सोमनाथ ने उत्तर दिया। अच्छा, कैसा रहा तुम्हारा व्यापार? कुछ खास नहीं मालिक, बहुत कम व्यापार चल रहा था वहां। अब्दाली के आने की अफवाह फैली हुई थी। अब्दाली? हूँ, सूबेदार ने सुना, कुछ सोचा फिर बोला, अब्दाली अभी हमला नहीं करेगा। रामचरित व सोमनाथ ने एक दूसरे की ओर देखा। सूबेदार एकदम रुक गया। यह उसके मुंह से क्या निकल गया था? बात बदलते उसने सोमनाथ से पूछा, तुम्हारे साथ कौन है? जनाब, यह मेरा मित्र रामचरित है, व्यापारी है, मुझसे सामान खरीदकर अपने गांव खेड़ी में बेचता है, सोमनाथ ने उत्तर दिया। अच्छा, तो तुम भी एक व्यापारी हो? सूबेदार ने रामचरित को कहा। जनाब, मैं एक छोटा सा दुकानदार हूँ, खेड़ी में दुकान है, आपकी प्रजा हूँ हुजूर, रामचरित ने कहा। किस काम से आए हो सोमनाथ? मेरे कारिंदे ने बताया कि तुम कोई नजराना लेकर आए हो, सूबेदार ने पूछा। हाँ हुजूर, सोमनाथ ने उत्तर दिया, नजराना भेंट करना है, पर मैंने नहीं बल्कि मेरे मित्र ने। रामचरित ने अपनी जेब से सोमनाथ से खरीदा हुआ उपहार निकाला तथा उसे आगे होकर सूबेदार के सहायक के हवाले कर दिया। सूबेदार ने नजराने को परखा। ओ महान शासक, मैं एक विनती भी लेकर आया हूँ, रामचरित ने कहा। सोमनाथ को लगा कि रामचरित ने जल्दी कर दी है। उसे पहले सूबेदार का गुणगान करना चाहिए था, अपनी विनती बाद में रखनी चाहिए थी। सूबेदार ने रामचरित की इच्छा पूछी। रामचरित ने अपने आर्थिक हालात बताए। उसने अपने परिवार, छोटे पुत्र पर लगने वाले कर तथा फसल पर लगने वाले लगान के बारे में बताया। यह बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? सूबेदार ने रुखे अंदाज में पूछा। मेरी 2 विनतियां हैं मेरे मालिक, कि मेरे छोटे पुत्र पर लगने वाला जजिया तथा मेरी फसल पर लगने वाले लगान को 1 वर्ष के लिए माफ कर दिया जाए, रामचरित ने हाथ जोड़कर कहा। किस खुशी में? सूबेदार ने मुस्कुराते हुए पूछा। हुजूर, जैसे मैंने पहले गुहार की है कि भूमि पर पहले ही बहुत खर्च एवं उधार हो चुका है, उपज से मुश्किल से वह उधार चुक सकेगा, कहकर रामचरित ने विस्तार से हिसाब किताब बताना शुरू कर दिया। बकवास बंद कर मूर्ख आदमी, नहीं तो तेरी जुबान के टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा, सूबेदार डांटा। जो कर सारी प्रजा देती है, तुम्हें भी देना पड़ेगा। अगर तुम्हारा लड़का जजिया लगने की उम्र का हो गया है, तो यह तुम्हारी सिरदर्दी है, न कि किसी और की। जहां तक तुम्हारी उपज पर लगने वाले लगान की बात है, तो इस सूबे में ऐसा कोई कानून नहीं जिसके चलते पहले साल लगान माफ हो। तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम मेरे पास ऐसी फरियाद लाओगे और वह मंजूर हो जाएगी? मैं गरीब इंसान हूँ, रामचरित गिड़गिड़ाया, दया करो। सूबे में कई और भी गरीब हैं, सूबेदार ने हंसते हुए कहा। दया करो हुजूर, मुझ पर दया करने का अधिकार है आपको, रामचरित ने फिर कहा। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं अपना अधिकार तुम पर, एक काफिर पर इस्तेमाल करूंगा? रामचरित को तड़पता देख जैसे सूबेदार को अब मजा आ रहा था। आखिर रामचरित ने अपनी लड़की का जिक्र किया। वह ब्याहने योग्य हो गई है, कुछ सहायता मिल जाए तो आपको सवाब मिलेगा, रामचरित ने फिर कोशिश की। सूबेदार फिर हंसा। अब उसने जो कहा उसे रामचरित सुनकर हक्का बक्का रह गया। सोमनाथ को भी अपने कानों पर विश्वास न हुआ। तुम फिक्र क्यों करते हो बूढ़े अपनी ब्याहने योग्य लड़की का? मैं उसे अपनी फौज के किसी सिपाही के साथ बसा देता हूँ, पर पहले उसे मेरे हरम में कुछ दिन बिताकर दुनियादारी सीख लेनी चाहिए। रामचरित ने अपने कानों पर हाथ रख लिया तथा बाहर की ओर दौड़ा ताकि उसे सूबेदार के और अपवित्र शब्द न सुनने पड़े। गुस्ताख, साहिब की ओर पीठ करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? एक दरबारी डांटा। सूबेदार खड़ा हो गया। सभी दरबारियों ने भी वैसे ही किया। शोर सुनकर पहरेदार अंदर आ गए। सूबेदार ने उन्हें रामचरित को रोकने का इशारा किया। दोनों ने उसे रोक लिया और उसकी तलाशी लेने लगे। लगता है यह जनाब को नुकसान पहुंचाने आया था, एक दरबारी बोला। मुझे भी यही लगता है, एक और दरबारी ने हाँ में हाँ मिलाई। रामचरित की तलाशी ली गई। उससे एक पारिवारिक अंगूठी तथा माला मिली। दोनों दरबारों ने रामचरित को पकड़ लिया। इस गुस्ताख को भारी सजा दो जनाब, पहले दरबारी ने मांग की। तुम ही बताओ इसके साथ क्या किया जाए? सूबेदार ने पूछा। इसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, किसी और दरबारी ने सुझाव दिया। नहीं, उम्र भर के लिए कारावास में डाल दो, किसी और ने तजवीज दी।
दोनों में से कुछ भी नहीं किया जाएगा, मैं इसे रिहा करने लगा हूँ। सूबेदार ने अपनी डरावनी हंसी हंसी। ऐसा क्यों हुजूर? पहले दरबारी ने पूछा। सूबेदार ने उत्तर दिए बिना पहरेदारों को ताकीद की, इसे 20 कोड़े मारकर रिहा कर दो। इसे जाने दो ताकि यह लोगों को बताए कि मेरे पास उल्टी सीधी फरियादें लाने से क्या होगा। दोनों रामचरित को घसीटते हुए बाहर ले गए। पहला वाला दरबारी भी सूबेदार का संकेत पाकर उनके पीछे हो लिया, सुनिश्चित करने के लिए कि सजा हुक्म अनुसार ही मिले। बाहर रामचरित का कुर्ता उतारा गया, हाथ बांध दिए गए तथा कोड़े बरसने लगे। हर वार पर रामचरित कराह उठता पर उन जल्लादों ने कोई रहम नहीं दिखाया। उन्होंने काम जारी रखा। दरबारी ने कोड़े गिने। सजा के बाद रामचरित के हाथ खोल दिए गए। वह गिर गया। बेहोश रामचरित को दोनों घसीटते हुए मुख्य द्वार के बाहर फेंक आए। उन्होंने उसका उतरा कुर्ता उसके ऊपर डाल दिया। काफी देर तक रामचरित दरबार के बाहर बेहोश पड़ा रहा। लोग उसके पास से गुजरते रहे पर किसी ने उसकी सहायता करने की हिम्मत नहीं की। हवा से उसका कुर्ता उड़कर उससे दूर चला गया। अब न उसकी पीठ पर कोई कपड़ा था, न सिर पर पगड़ी, न पैरों में जूती। शाम ढल गई। रामचरित अभी तक बेहोश पड़ा था। आखिर एक पहरेदार आया और उसके मुंह पर पानी छिड़का। रामचरित ने आंखें खोली। उसे याद आया कि उसके साथ क्या हुआ था। फिर उसने पहरेदार की ओर देखा। अब उसकी नजरें अपने मित्र सोमनाथ को तलाश करने लगी। उसने सोचा सोमनाथ अंदर होगा। जब तक वह बाहर आए, उसे इंतजार करना चाहिए। उसे क्या पता था कि सोमनाथ कब का भाग चुका था। सूर्य अपना रोज का सफर पूरा कर चुका था। रामचरित अपने मित्र का इंतजार करने लगा। वह द्वार की ओर टकटकी लगाए बैठा था। कुछ देर तक जब कोई बाहर नहीं आया तो उसने हिम्मत जुटाकर पहरेदार से पूछा, क्या मेरा मित्र अभी तक अंदर है? पहरेदार हंसा। अंदर? वह तो कब का यहां से भाग चुका है। तुम भी भाग जाओ या कहो तो और सेवा करें। दूसरा पहरेदार भी हंसा। रामचरित हैरान रह गया। उसका मित्र उसे छोड़कर कैसे जा सकता था, उसने सोचा। फिर उसने अपने आप को समझाया, इसमें सोमनाथ की भी क्या गलती। उसका साथ देने पर सोमनाथ को भी सूबेदार के गुस्से का शिकार होना पड़ता। अब उसके घर जाने का भी कोई औचित्य नहीं था। उसे तो लोग घुसने भी नहीं देंगे। रामचरित को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, कहाँ जाए। सोमनाथ के अलावा वह किसी को यहाँ जानता भी नहीं था। सजा से उसकी हालत बिगड़ गई थी। उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वह घर लौट सके। उसने इधर उधर देखा। उसका कुर्ता उड़कर सड़क के पार पहुंच गया था। रामचरित ने खुद को उस ओर घसीटना शुरू किया। सामने गली में कुछ दुकानें दिखाई दी। छठी दुकान एक हकीम की थी। दुकान पर उसका नाम हकीम कमरुद्दीन लिखा था। नीचे लिखा था कि वह किन किन तकलीफों का इलाज करता है, जलना, कटना, हड्डियों का खिसकना, पुरानी खांसी आदि। रामचरित ने सोचा कि यह हकीम उसकी मदद कर सकता है। वह दुकान की ओर बढ़ा। दुकान पर बूढ़ा हकीम अपने चेले को समझा रहा था, जो एक रोगी के कंधे की मालिश कर रहा था। हकीम ने रामचरित को देखकर बैठने का इशारा किया। रामचरित बैठ गया। थोड़ी देर बाद हकीम उसके पास आया। आप तो बुरी तरह से घायल हैं, हकीम ने कहा। वह उसे अंदर कमरे में ले गया और चारपाई पर लिटा दिया। जांच शुरू की। यह सब कैसे हुआ, उसने पूछा। रामचरित कुछ देर चुप रहा। फिर बोला, मुझे लूट लिया गया। मेरा सब कुछ छीनकर मुझे बहुत मारा पीटा गया। हकीम ने बिना कुछ कहे मरहम लगाया और उसे हल्दी वाला दूध पिलाया। इससे आपको फायदा होगा, उसने कहा। जांच के बाद हकीम समझ गया कि ये घाव कोड़ों के हैं और सजा दरबार में मिली है। फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। 1 सप्ताह में आप ठीक हो जाएंगे, उसने बताया। रामचरित बोला, मुझे जल्दी घर जाना है, परिवार चिंतित होगा। तय हुआ कि 2-3 दिन बाद हकीम का सहायक उसे घर छोड़ आएगा। 2 दिन बाद रामचरित कुछ ठीक महसूस कर रहा था। वह हकीम के सहायक के साथ घर पहुंचा। लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और उसे देखकर खुश हो गई। रामचरित ने इलाज का पैसा चुका दिया। शरीर के घाव तो कुछ दिनों में भर जाएंगे, पर मन के घाव कभी नहीं भरेंगे। सूबेदार का अत्याचार वह कभी नहीं भूल पाएगा। 3 दिन बाद रात को दरवाजा खटखटाया गया। अर्जुन ने दरवाजा खोला तो एक घायल व्यक्ति अंदर गिर पड़ा। उसकी पीठ में तीर था और शरीर पर कई घाव थे। वह हकीम का सहायक था। उसने पानी मांगा और टूटती आवाज में बताया,
सूबेदार के सिपाहियों ने देशद्रोह के आरोप में हकीम को मार दिया। वे मेरे पीछे हैं। इतना कहकर वह बेहोश हो गया और कुछ ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। रामचरित घबरा गया। उसे अपने परिवार की चिंता सताने लगी। अगर यह बात सूबेदार तक पहुंची तो उन पर भी आरोप लग सकता था। उन्होंने शव को चुपचाप हटवा दिया। रात को रामचरित ने लक्ष्मी को सारी सच्चाई बता दी। लक्ष्मी स्तब्ध रह गई। क्या वह इतना जालिम है? उसने कहा। रामचरित ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हाँ, है। उसे रामचरित के मित्र वरियाम सिंह के ऊपर ढाए गए जुल्मों की याद आ गई। यह बात किसी से कहना मत, रामचरित ने कहा। अगर सूबेदार को पता चल गया तो बच्चों को भी मना कर देना। लक्ष्मी ने अपने पति की ओर देखा। आप गलतफहमी में हैं पतिदेव। अगर वह चाहे तो सोमनाथ से सब कुछ पता कर सकता है। तुम ठीक कह रही हो, उदास रामचरित ने कहा। इतने में उनकी बेटी हल्दी मिला दूध का कटोरा लेकर आ गई। तो यह था प्रतिज्ञा भाग 3। हम फिर मिलेंगे भाग 4 में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखें।